Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So start करते हैं आज जुलाई मंथ का पहला सेशन with in-depth analysis of the current news. So the first question is in which year was the inaugural T20 World Cup held? So T20 World Cup का जो first edition हुआ था वो कब हुआ था? So the answer is 2007। हम सभी जानते हैं अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है T20 वर्ल्ड कप का। एडिशन कौन सा था? 9th एडिशन था। और जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2007 में हुआ था। इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। और जो विनिंग टीम थी वो इंडिया ही थी, टीम इंडिया। पाकिस्तान को हराकर हमने हमारा फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था। एंड 9th वर्ल्ड कप को अभी रिसेंटली हमने जीता है साउथ अफ्रीका से। 9th एडिशन कहाँ पर? यूएस में। लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। सो जो एडिशन था वो 9 था। होस्ट किसने किया? वेस्ट इंडीज ने, यूनाइटेड स्टेट ने। और आईसीसी मैन T20 की हिस्ट्री में पहली बार कनाडा, उगांडा एंड यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था और यूएसए को होस्ट भी रहा था। साथ ही इस बार 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। हिस्ट्री में T20 की हिस्ट्री में पहली बार 20 टीम, इससे पहले 16 टीम्स खेलती थी। इस बार के मैच में 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड कप में। और जो मोस्ट रन का रिकॉर्ड है उन किसने बनाया है? रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जो कि अफगानिस्तान से है, 281 रन के साथ। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर कौन है? जो कैप्टन है हमारे रोहित शर्मा, 257 रन के साथ। और जॉइंट हाईएस्ट विकेट कैटेगरी में फजलक फारूकी, जो कि अफगानिस्तान से है, 17 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ अर्शदीप सिंह, जो भी इंडिया से है, 17 विकेट का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने भी। फाइन। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे। पॉइंट टू बी नोटेड, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। जो पहला पॉइंट है वो एम्पायर का है। टोटल 20 एम्पायर्स थे, जिनमें से 2 एम्पायर इंडिया से थे। इनका नाम है नितिन मैनन एंड सेकंड नेम इज जय रमन मदन गोपाल। फाइन। टोटल मैच में 6 रेफरीज थे और उनमें से एक रेफरी इंडिया से था, और जो कि इंडिया से थे, एंड उनका नाम है जवागल श्रीनाथ। सो प्लीज फाइंड दीज नेम, नितिन मैनन एंड जयरमन मदन गोपाल और जवागल श्रीनाथ। इंडिया का सेकंड वर्ल्ड कप टाइटल था। पहला टाइटल हमने 2007 में जीता था। और गुड न्यूज इज कि जो नेक्स्ट एडिशन है वो 2026 में होने वाला है और उसको होस्ट करेगा इंडिया श्रीलंका के साथ मिलकर। फाइन। तो सिंपली आपको याद रखना है 2007 का फर्स्ट एडिशन था और 2024 का 9th एडिशन था। दोनों को जीता है इंडिया ने, फर्स्ट में पाकिस्तान को हराकर और इस बार साउथ अफ्रीका को हराकर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हु हैज बीन अवॉर्डेड द पैन पिंटर प्राइज 2024? सो अवार्ड न्यूज में रहा, अवार्ड का नाम है पैन पिंटर प्राइज 2024 और इस अवार्ड को इस बार जीता है अरुंधति रॉय ने। सो बुकर प्राइज की पहली विनर थी ये इंडिया से, अरुंधति रॉय, और उन्होंने जीता है अपना पैन पिंटर प्राइज 2024। इस अवार्ड से पहले ही इन पर ऊपा के तहत कुछ सैंक्शन लगाए गए थे। क्या था न्यूज? ऊपा एक्ट के तहत इन पर सैंक्शन लगाए गए। एक्चुअली पॉइंट ये था कि रिसेंटली इन्होंने प्रोसिक्यूशन फेस करे हैं बिकॉज इनका कमेंट आया था न्यू दिल्ली में 2010 में। उन्होंने कहा था कि कश्मीर वाज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फाइन। और इसी के लिए इन पर अभी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है। आल्सो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की आउटस्पोकन क्रिटिक है ये, और इंडिया की डिक्लाइनिंग प्रेस फ्रीडम के बारे में काफी कहा है इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान, पीएम नरेंद्र मोदी के टेन्योर के दौरान। फाइन। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द पैन पेंटर अवार्ड। इन्होंने जो अपना बुकर प्राइज जीता था वो 1997 में जीता था। विनिंग नॉवल थी इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सेकेंड नॉवल इनकी आई थी 2017 में, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। और जो इनकी अदर नॉवल से कैपिटलिज्म हो गई, अ घोस्ट स्टोरी एंड द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। फाइन। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज अरुंधति रॉय एंड पेन पेंटर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई है, हैज बीन अवार्डेड 2024 में। फाइन। सो पैन पिंटर अवार्ड 2009 में स्टार्ट हुआ था। किनकी मेमोरी में? हरोल्ड पिंटर की मेमोरी में, जो कि नोबेल प्राइज ऑलरेडी जीत चुके हैं लिटरेचर में। कब? 2005 में। और इन्हीं की याद में स्टार्ट किया गया पैन पिंटर अवार्ड। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है सिंपल है कि राइटर यूके से होना चाहिए, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ नेशन, इन्हीं में से सिलेक्ट होना चाहिए और लिटरेचर कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है।
और इस साल का जो सेरेमनी होगा वो अक्टूबर में होने वाला है लंदन इंग्लैंड में, जिसमें अरुंधति रॉय को दिया जाएगा पैन पिंटर अवार्ड। लास्ट के जो विनर्स रहे 2023 के पैन पिंटर प्राइज के वो है माइकल रॉसेन एंड फर्स्ट एडिशन 2009 के टॉनी हैरिसन। ठीक है, तो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट रिसेंट का पूछा जाता है, लास्ट का पूछा जाता है और फर्स्ट का ज्यादा चांसेस है। सो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, माइकल रॉसेन जिन्होंने 2023 में एंड टॉनी हैरिसन 2009 में। फाइन। सो जो रिवीजन क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड, फर्स्ट वन इज रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु। सो तेलुगु इंडस्ट्री के लिए जो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? सो बताइए, आंसर इज रमेश कार्तिक नायक। सो रमेश कार्तिक नायक को दिया गया है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। Next is recently who has made history as the first Indian to receive the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award. So first Indian जिन्हें मिला है नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, नाम क्या है उनका? विनोद गावित्रा। नेम इज विनोद गावित्रा। फाइन। नेक्स्ट इज काबली प्राइजेस रिसेंटली सीन इन न्यूज आर अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड। सो किस कैटेगरी में दिया जाता है काबली प्राइजेस? एस्ट्रोफिजिक्स और नैनो साइंस। याद आ रहा है? एस्ट्रोफिजिक्स कैटेगरी में और नैनो साइंस में। मैम के साथ आपने किया होगा डिटेल एनालिसिस इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु रिसीव द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024। सो हिंदी साहित्य भारती अवार्ड ये किसे दिया गया था? कृष्णा प्रकाश। आंसर इज कृष्णा प्रकाश। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। सो रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट और इसको पब्लिश किया है रिसेंटली किसने? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो जो की फाइंडिंग पॉइंट्स है इस रिपोर्ट के, इसमें बताया गया है इंडिया के रेमिटेंस के बारे में। रेमिटेंस का मतलब क्या है? रेमिटेंस का मतलब है कि मनी सेंट बाय फॉरेन वर्कर्स टू देयर होम कंट्री, यानी बाहर के देशों से जो इंडियन मेंबर या अदर कंट्री के लोग बाहर के देशों में काम कर रहे हैं उनके द्वारा अपने घर पर भेजी गई संपत्ति, उसे कहा गया रेमिटेंस। ठीक है, सो इंडिया का जो रेमिटेंस है वो सबसे ज्यादा है, इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। 2023 में $120 बिलियन का रिकॉर्ड सामने आया इंडिया रेमिटेंस का। 2024 में प्रोजेक्टेड बताया जा रहा है $124 बिलियन का और 2024 में जो प्रोजेक्टेड है वो है $129 बिलियन का। फाइन। ग्रोथ रेट 2023 की 7.5% बताई गई इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए ही एंड 2024 की प्रोजेक्टेड है 3.7%। फाइन। सो ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया के लिए ही है, माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ जून 2024 में रिलीज करिए और ये है इंडिया रेमिटेंस का रिकॉर्ड। और इस प्रकार जो टॉप रेमिटेंस सोर्स है इंडिया के लिए वो कौन कौन है? यूएसए है एंड यूएई है। वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है उन्हीं में से एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कॉमोडिटी मार्केट रिपोर्ट है, आउटलुक है, इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स है। प्रेसिडेंट जो करंट है वो कौन है? अजय बांगा। टोटल 180 मेंबर्स है इसके। जुलाई 1944 वॉशिंगटन डीसी यूएसए का हेडक्वार्टर। फाइन। सो सिंपली जो रिसेंट रिपोर्ट आई है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की, किसने रिलीज करी है? वर्ल्ड बैंक पे, जिसमें इंडिया के रेमिटेंस के डेटा को भी बताया गया है। आगे बढ़ते। सो रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। सो इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया, बता सकते हैं आप? इसको किया है WTO ने किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो अंकटाड की रिपोर्ट आई रिसेंटली, उसमें इंडिया ड्रॉप टू व्हाट पोजीशन इन 2023 इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लोस। सो इंडिया आ चुका है 15th रैंक पर। फाइन। नेक्स्ट है ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको भी रिपोर्ट को रिलीज करा है वर्ल्ड बैंक ने। सो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट और आ चुकी है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, जो रिसेंटली रिपोर्ट को पब्लिश किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसे पब्लिश किया है अंकटाड ने। फाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज recently which country has announced plans to implement the world's first carbon tax on livestock emission starting in 2030। so first of its kind की बात की जा रही है, किस कंट्री ने अनाउंस करा है उनका फर्स्ट कार्बन टैक्स काय पे? लाइवस्टॉक एमिशन पे, जो कि 2030 से स्टार्ट होने वाला है। सो इसको स्टार्ट करा है डेनमार्क
और इस प्रकार डेनमार्क बन चुका है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। फाइन। आपको याद आ रहा होगा न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही कुछ अनाउंस किया था, लेकिन न्यूजीलैंड में फार्मर्स का ने जो प्रोटेस्ट किया था उस कारण न्यूजीलैंड को अपने उस लॉ को खारिज करना पड़ा। अब डेनमार्क का लॉ आया है कि वो स्टार्ट करेंगे 2030 से कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक एमिशन। जो की फाइंडिंग पॉइंट्स है इस टैक्स के, लेट्स तो जो की डिस्कशन पॉइंट है डेनमार्क के लाइवस्टॉक एमिशन टैक्स के, पहला क्या है कि टारगेटेड एनिमल्स रहेंगे काउ, पिग एंड शेप। टैक्स रेट आने वाली है इनकी इनिशियल 2030 में ये $43 पर मीट्रिक टन लगाएंगे फॉर ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। 2035 में ये इंक्रीज कर देंगे $108 पर मीट्रिक टन कर देंगे। लेकिन टैक्स डिडक्शन भी इन्होंने अनाउंस करा है, 60% टैक्स डिडक्शन करेंगे और टैक्स डिडक्शन के बाद जो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगी वो 2030 में $17 हो जाएगी एंड 2035 में $43। सो ये डेनमार्क का पूरा प्लान है। इन्वायरमेंट को देखकर, क्लाइमेट चेंज को देखकर डेनमार्क ने ये स्टेप उठाया है और इस प्रकार लाइफ स्टॉक एमिशन के लिए टैक्स मार्केट में आया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। न्यूजीलैंड ने भी सिमिलर टैक्स पास किया था जो कि 2025 से इफेक्टिव होने वाला था, लेकिन लेजिस्लेशन ने रिसेंटली इसको रिमूव कर दिया क्योंकि फार्मर्स ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था इसके लिए। फाइन। तो डेनमार्क जो कि यूरोपियन नेशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो कंट्री वाइज जो हमारा रिवीजन है इसको कर लेते पहले। रिसेंटली विच कंट्री हैज साइन एंड $18 million मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इसरोस कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो इसरो का जो कमर्शियल NSIL है उसके साथ $18 million का MOU किस कंट्री ने साइन किया था? सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। नेक्स्ट इज Kalibru cruise missile recently seen in the news was developed by which country? So नाम से थोड़ा हिंट मिलता है, किसने किया है? रशिया। आंसर इज रशिया। नेक्स्ट इज मार्क रूटे recently appointed as a new secretary general of NATO is the prime minister of which country? So किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नाटो के सेक्रेटरी, और कौन है वो? जो प्राइम मिनिस्टर है नीदरलैंड के। ठीक है, और इनका नेम आपको बताना है कमेंट में। Recently, which country has become the 100th full member to join the International Solar Alliance? So, International Solar Alliance को 100 full member जो 100 बना है, कौन सी country है? So, the answer is Paraguay. Fine. Let's move to the next one. So, the next one is what is factory farming recently seen in the news? So, factory farming के बारे में पूछा जा रहा है जो कि recently news में था। सो ये है कि रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इन हाई डेंसिटी फैसिलिटीज अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कंट्रोल कंडीशन में हाई डेंसिटी फैसिलिटीज में जानवरों को पशुपालन करना है, पोल्ट्री पशुपालन को रेज करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो की डिस्कशन पॉइंट देख लेते। सो रिसेंटली फैक्ट्री फार्मिंग न्यूज में रही, जिसे बोलते हैं हम इंटेंसिव एनिमल एग्रीकल्चर। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है? इंक्रीज करना है डेयरी आउटपुट को कॉस्ट इफेक्टिवली और काफी डेंस फैसिलिटी भी, यानी काफी कम जगह पे ज्यादा मात्रा में पशुपालन करना, एग्जैक्टली इसका मीनिंग है। लेकिन काफी सारे हेल्थ कंसर्न है इसको लेकर। फर्स्ट का है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी अगर आप कम छोटे से माहौल में इतने सारे जानवरों को पालोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाला है, कैन मेक मेडिसिन लेस इफेक्टिव फॉर ह्यूमंस। और इससे 53% फाउंड ऑलरेडी मिला है इंडियन एग सैंपल में। इससे जोनेटिक डिजीज के भी चांसेस है। 60% ऑफ नोन डिजीज केम फ्रॉम एनिमल्स एंड जो एनिमल से एमर्ज होने वाले डिजीज है वो 75% का रेशो भी सामने आया है। फैक्ट्री फार्मिंग के ये हो गए हार्मफुल कॉजेस। इसी के साथ ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि मिथेन गैस का एमिशन होगा, तो 14.5% टू 16.5% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। फाइन। सो फैक्ट्री फार्मिंग रिसेंटली आया है, इसका मीनिंग क्या है? रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इन डेंस फैसिलिटी, यानी बहुत कम जगह पर ज्यादा मात्रा में पशुपालन करना ताकि इंक्रीज किया जा सके डेयरी आउटपुट एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। बस यही इतना ध्यान रखना है। आप आगे बढ़ते। सो रिसेंटली जो रिवीजन क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। So recently the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship collaborated with which country to energize agriculture sector of India with emerging skills? So Ministry of Skill Development ने कोलैबोरेशन किया है कंट्री के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए। सो ये कोलैबोरेशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। फाइन। सो द कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन recently released the statistical report
ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, एनएसओ ने ही किया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनोग्रेटेड अ कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट विच प्लेस। सो ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज Indian Agriculture Research Institute has demanded legal action against which country for cultivating basmati varieties protected in India? याद आ रहा है पाकिस्तान के साथ था ये। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट इज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। सो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो स्टार्ट करने वाले हैं बायोप्लास्टिक पार्क। और आपसे पूछा जा रहा है जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम। सो लखीमपुर खेरी में स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बायोप्लास्टिक पार्क। और इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो 2000 करोड़ है। बिल्डर कौन है? बलरामपुर शुगर मिल्स फेम, ये काम करेंगे इसके लिए। और जो पार्टनरशिप हुई है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जगह का नाम कुंभी विलेज है, लखीमपुर खेरी। टोटल 1000 हेक्टेयर जगह में इस बायोप्लास्टिक पार्क को डेवलप किया जाएगा। जनरली बायोप्लास्टिक पार्क प्लांट बेस्ड प्लास्टिक होता है जो कि इको फ्रेंडली है, जो कि नेचुरल मटेरियल लाइक कॉर्न, सनफ्लावर और शुगर बीट से बना होता है। फाइन, सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है लखीमपुर खेरी में बायोप्लास्टिक पार्क को डेवलप करने का। लेट्स फाइंड द स्टेट न्यूज। स्टेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आपने करी है उनका कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर बेटर जस्टिस डिलीवरी। सो किस स्टेट का इनिशिएटिव है ये? असम इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज न्योमा चूशल रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो जो रीजन था अभी न्यूज में था फ्लैश फ्लड्स के कारण, कहाँ का है ये? लद्दाख का है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। सो इस स्कीम को लॉन्च किया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। ठीक है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ चैप्टर ऑन द इमरजेंसी इन स्टेट स्कूल कैरिकुलम। सो ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज Palikarnai marshland recently seen in news is located in which state? So recently Palikarnai marshland news में रहा, ये कहाँ पर है? So the answer is तमिलनाडु। तमिलनाडु में है पलिकरलाई मार्शलैंड। सो इसकी जो की डिस्कशन पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मार्शलैंड है कहाँ पर है? इसकी लोकेशन चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि रिच बायोडाइवर्सिटी है इसकी, होम्स टू माइग्रेटरी बर्ड्स, और इसको रिसेंटली थ्रेड है अर्बन एक्सपेंशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, यानी जो डेवलपमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके कारण ये जगह इंडेंजर कैटेगरी में आ सकती है। और इसी के लिए रिसेंटली जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने हाई लेवल ब्रिज प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का प्लान किया है और इसीलिए ये न्यूज में रहा। फाइन, सो ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि पलिकरनई मार्शलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट बनाने जाने वाली है एक हाई लेवल ब्रिज प्रोजेक्ट, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। इसका गोल क्या है? इंप्रूव करना है कनेक्टिविटी को और प्रिजर्व करना है इकोलॉजी को। फाइन, इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ऑल्सो ये जो जगह है ये वन ऑफ द रामसर साइट है इंडिया की, और चेन्नई की लास्ट वेटलैंड साइट, जो कुछ एक वेटलैंड बचे हैं चेन्नई के उन्हीं में से एक है, और इंडिया की वन ऑफ रामसर साइट है ये। नाम क्या है इसका? पलिकरनई मार्शलैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Juno probe recently seen in the news is a NASA spacecraft designed to orbit which planet? So recently Juno probe अभी न्यूज पे रहा, जो कि नासा का स्पेसक्राफ्ट है, और किस प्लैनेट की ऑर्बिट के लिए इसको डिजाइन किया गया है? सो द आंसर इज जुपिटर। सो जुपिटर के लिए नासा का मिशन था जूनो प्रोब। इसके जो की डिस्कशन पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो रिसेंटली नासा को लावा लेक्स मिली है आयो पर। आयो क्या है? आयो इज वन ऑफ द जुपिटर्स प्लैनेट, मून है, जुपिटर का एक मून है। सो इसकी डिस्कवरी की है नासा ने। जो की डिस्कशन पॉइंट है, फर्स्ट न्यू फाइंडिंग्स अबाउट द लावा लेक्स ऑन आयो जुपिटर्स मून। जुपिटर का जो मून है आयो, उस पर न्यू फाइंडिंग मिली है किसकी? लावा लेक की, इस मिशन के तहत, जूनो मिशन के तहत। फाइन, नासा का ये सेकंड मिशन है टू जुपिटर। इससे पहले जो था वो था गैलीलियो ऑर्बिटर, जो कि 1995-2003 में नासा ने स्टार्ट किया था। जो जूनो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2011 में,
2016 में ये जुपिटर पे पहुंच चुका था। मिशन की जो डिटेल्स है, ऑर्बिट करता है जुपिटर को एवरी 11 डेज में, और ओरिजिनली इसको 5 ईयर के लिए प्लान किया गया था, लेकिन सक्सेस के बाद इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जुपिटर के ओरिजिन को स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है चेंज इन द प्लैनेट, और जो मेन फोकस पॉइंट है वो जुपिटर के मून है, यूरोपा है, आयो है, और जुपिटर के एटमॉस्फेयर और रिंग्स को स्टडी करना। सो बेसिकली जो जूनो मिशन है वो नासा का है, और ये बेस्ड है किस पर, जुपिटर की स्टडी पर। फाइन। सो स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्टिव मॉनिटर एसवीओएम सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू कंट्री। सो एसवीओएम सैटेलाइट ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किन दो कंट्रीज का था, फ्रांस एंड चाइना। फ्रांस एंड चाइना का है। Next one is Mars Atmosphere and Volatile Evolution mission recently seen in news was launched by which space organization? So इसको लॉन्च किया था नासा ने ही लॉन्च किया था ये वाला। Starship spacecraft recently seen in the news is built by which organization? So Starship ये SpaceX का है जो कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन के लिए, लूनर मिशन के लिए, और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट था ये। which IIT recently collaborated with NASA to study multi-drug resistant pathogen on the International Space Station ISS. So किस IIT के साथ नासा का ये कोलैबोरेशन हुआ था, IIT मद्रास के साथ। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम CLGF एनुअल बोर्ड मीटिंग हेल्ड। सो रिसेंटली मीटिंग हुई है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम। कहाँ पर हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुई है श्रीलंका में। श्रीलंका इज द वेन्यू फॉर दिस मीटिंग। जो इसकी की डिस्कशन पॉइंट है, न्यूज में रहा क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसमें, CLGF एनुअल बोर्ड मीटिंग जो कि श्रीलंका में हुई। इनोग्रेशन किया इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, कौन है? श्री दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, श्री दिनेश गुणवर्धने जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ही इनोग्रेट किया। बेसिकली इस इवेंट का जो फोकस है वो क्या है? रेनफोर्स करना है सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सोशल रेजिलियंस को रेनफोर्स करना, स्ट्रेंथन करना। इसी के साथ अगर CLGF की बात की जाए, इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है। 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। टोटल 56 कॉमनवेल्थ नेशन मेंबर है इसके, इंडिया भी है। इसका जो गोल है जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करना। सो बेसिकली CLGF जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है उसी के एम पर काम करता है। SDG 5 का भी क्या है? जेंडर इक्वेलिटी, ये इसका गोल है जेंडर इक्वेलिटी, और CLGF का भी टारगेट क्या है? जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, और इसी के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी CLGF एनुअल बोर्ड मीटिंग इन श्रीलंका। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार गए थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के एडिशनल सेक्रेटरी है। दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। फाइन। सो रिसेंट में जो क्वेश्चन रहे मीटिंग से रिलेटेड, हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। फर्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीटिंग हेल्ड। सो FTF की बात की जा रही है, कहां पर हुई थी ये? सिंगापुर में हुई थी। आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट CLGF। ये तो हमने ऑलरेडी करा है, अभी श्रीलंका में है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली वेयर वाज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड। सो जो 64th एडिशनल हुआ था ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। और 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ये कहाँ पर हुई थी? इंडिया ने ही होस्ट किया इसको। फाइन, let's move to the next question and the last question. So which organization created the national level geospatial databases for Bhuvan Panchayat 4.0 and national database for emergency management NDEM 5.0? So किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल लेवल जियोस्पैशियल डेटाबेसेस बनाए हैं, और उसी के लिए जो पोर्टल आए भुवन पंचायत 4.0 एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी NDEM 5.0। सो ये नेशनल लेवल जो स्पेशल के जो डेटाबेसेस आए हैं इसको क्रिएट करा है इसरो ने, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इसरो ने करा है। और रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने लॉन्च करा है 2 जियो पोर्टल्स। फर्स्ट नेम इज भुवन एंड सेकेंड नेम इज नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। जो की डिस्कशन पॉइंट है इसके एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो न्यूज में इसलिए रहा ये दोनों पोर्टल क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। 2 जियो पोर्टल लॉन्च ऑन पृथ्वी भवन। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनको लॉन्च किया गया था
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ही लॉन्च किया था। इसरो का रोल है क्योंकि इसरो ने ही डेवलप करा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी जो 2 पोर्टल है, इसमें से पहला पोर्टल है भुवन पंचायत और दूसरा पोर्टल है एनडीईएम। दोनों के अलग-अलग काम है। पहला भुवन पोर्टल क्या करेगा? रूरल लैंड रिकॉर्ड के लिए डेटा इस पोर्टल पे अवेलेबल कराएगा, रूरल लैंड रिकॉर्ड। जबकि जो सेकंड है एनडीईएम, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड कराएगा, ताकि फटाफट से डिजास्टर मैनेजमेंट की कंडीशन में इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और नेचुरल डिजास्टर के लिए सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके, इंडिया में भी और नेबरिंग कंट्रीज में भी। फाइन। सो ये था इसके की डिस्कशन पॉइंट भुवन पंचायत के एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट के। सो सिंपली इसरो ने रिलीज करे हैं ये दोनों पोर्टल। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर होता है एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ चेंजेस किए हैं मैंने इसमें। जितना भी लिखने का पोर्शन है उसको एकदम रिड्यूस करके मैंने टाइप ही कर दिया है, ताकि ज्यादा लिखने में भी मुझे प्रॉब्लम ना हो और आपको भी समझ में आ जाए। सो यहाँ पर है आज की क्विज। इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी के साथ ये सेशन आपको कैसे लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।